जी अस्सलाम वालेकुम सामीन, कासिम अली शाह और मंजिल का मुसाफिर आवाज़ है FM 98.6 की। और आज हमारे साथ जो बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं, कमाल ये कि मतलब गेस्ट पहले आ जाए ना जी और मज़े मज़े की बातें पहले हो जाए और आप अच्छा खासा मुतासिर हो जाएं, फिर सवाल करने तारुफ करने बड़े ध्यान से कराने पड़ते हैं। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं जी, मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब हैं जी। बिलाल साहब जो उनसे वो सीनियर प्रोड्यूसर हैं ARY न्यूज़ में, और एक ज़बरदस्त तारुफ जो उनसा वो इनका है, मास्टर्स जो उनसा है वो डिप्लोमेसी स्टडीज़ में आपने पोजीशन ली है यूनिवर्सिटी पंजाब में तीसरी, उसके साथ रॉयल न्यूज़ के साथ वाबस्ता रहे हैं, एक्सप्रेस के साथ वाबस्ता रहे हैं, बड़े जो सीनियर एंकर्स हैं उनके प्रोग्राम्स के साथ वाबस्ता रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी शानदार वेबसाइट है, वो मैं आपको प्रोग्राम के आखिर पे लाजमी बताऊंगा ताकि आप वहां पर जाएं और इनके आर्टिकल्स भी पढ़ें। बेशुमार पेपर्स, नेशनल पेपर और इंटरनेशनल पेपर्स जो उनसे हैं उनमें इनके मज़ामीन आर्टिकल्स छप चुके हैं। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ प्रोफेसर इरम खालिद की जो किताब है कॉन्फ्लिक्ट विद इन स्टेट, इसमें बाकायदा तौर पे जो उनसा है वो मतलब इनका एक मजमून शामिल है, और वो मजमून जो उनसा है बड़ा ज़बरदस्त सा मजमून है। मैंने थोड़ा सा देखा है अभी। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मालिक का करम है। बड़ा कमाल जी। सर, आपके माशाल्लाह इतने शेड्स पर्सनैलिटी के हैं, इतनी चीज़ें इसमें और इतने डायमेंशंस, मुझे पहली बात तो समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूँ, लेकिन अगर अल्लाह का नाम लें और शुरू करें तो जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मेरी भी फेवरेट है, जिसे मैंने महसूस किया, वो रूहानियत है। आप ये बताइए कि ये सब प्रोड्यूसर होना और सारी आपकी सर्विसेज अपनी जगह पे, रूहानियत का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? शाह साहब, अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। वालिद साहब फौज से लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हैं। बहुत नाजो नाम से पाला गया, यानी कि जो बात मेरे मुंह से निकलती थी, मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, उन्होंने मुंह से बात बाद में निकलती थी, पहले वो ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। वेरी गुड। और इसी वजह से एक खुदसरी का एलिमेंट जो है सही जी, वो जिंदगी के अंदर आ गया। वालिद साहब ने कहा ये करो। मैंने वालिद साहब को, जो हर टीनेजर मेरे ख्याल में ज्यादातर अपने वालिद, जो जब आप टीनेज पे पहुंचते हैं तो आपको जो सबसे बड़ा अपना दुश्मन नजर आता है वो अपना बाप नजर आता है। ऐसा और है। उसकी हर बात की जिद करना आप अपने पे फर्ज समझते हैं। बिल्कुल बजा, ऐसा है। यही कुछ मैंने किया। अच्छे हाई फर्स्ट डिवीजन के अंदर मैट्रिक किया, FSC में चला गया। FSC में वालिद साहब की कुछ ख्वाहिशात थी और वालिद साहब रोकते थे कि फलां काम ना करो, फलां ना करो, वगैरह वगैरह। उससे वालिद साहब से एक चिड़ मेरे अंदर डेवलप हो गई, सही जी, जिसकी वजह से FSC के अंदर जो है मेरी सप्ली आई, 1 साल जाया किया। सही जी। होना तो ये चाहिए था कि एहसास होता कि भाई कहीं पे गलती हो रही है। जिंदगी बाप के साए तले कुछ और होती है और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप पहुंचते हैं तो कुछ और हो जाता है। नो डाउट अबाउट इट, ऐसा है। लेकिन कुछ नहीं मैंने किया। सही जी। मैं उसी डगर पे चलता रहा, वालिद साहब को अपना दुश्मन समझता रहा। BSc के साथ अंदर भी यही हुआ कि आपको हैरत होगी कि मैं टोटली फेल हो गया। अच्छा। उसके अगले साल मैंने BA प्राइवेट किया। अच्छा जी। वालिद साहब क्योंकि मोहब्बत, एक ही बेटा हो, 2 बहनों का इकलौता भाई हो, सारी उम्मीदें, वालिद साहब ने LLB के अंदर एडमिशन दिलवा दिया। वहां पे भी मैंने फेलियर किया। अच्छा जी। अच्छा, अब वो मुकाम आ गया जहाँ पे वालिद साहब क्योंकि रिटायर्ड फौजी जिसने बहुत ऑनर के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, वो उन्होंने कहा यार बिलाल, अब बात ये है कि जितना मेरे पास पैसा रह गया है, सही जी, वो तेरी बहनों का हक है, सही जी, उसमें अब तेरा हक नहीं है। तू मेरे घर में रह, मैं तेरी ख्वाहिशात, जो तेरी जरूरियात है वो पूरी करूंगा, साथ साथ कोई छोटी मोटी नौकरी भी तलाश करो। सही जी। अब एक BA बंदे को क्या नौकरी मिलती है? आप तो पत्थर उठाते हैं नीचे, मास्टर्स और आपको MPhil लोग मिल जाते हैं, BA की तो कोई भी नहीं बचा। अच्छा, एक वाकया बड़ा अजीब पेश आया कि मेरे वालिद साहब एक सिक्योरिटी कंपनी के जनरल मैनेजर थे। मैं उनके पास किसी काम से गया तो वहां पे उनके कुछ दोस्त आ गए। अब दोस्त जब आए, उन्होंने बातें शुरू की कि मेरा बेटा फलां कर रहा है, वो लम से पढ़ के फलां जगह पे चला गया है, वो फलां नौकरी कर रहा है, उसने CSS कर लिया है। मैं अपने वालिद साहब को अब कुछ अंदर जो बेशर्मी थी वो एकदम मुझे जिस तरह किसी ने झंझोड़ा हो। अब मैं वालिद साहब की तरफ देख रहा हूँ, वो लोग बैठे हुए चले गए और मेरे दिल में ये था कि मेरे वालिद साहब तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं कुछ हूँ। अब हालात ये हो गए कि पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी मिल नहीं रही, घर के अंदर एक बाइज्जत नौकर जैसी मेरी हैसियत हो गई। ये बड़ा जबरदस्त वैसे टर्मिनोलॉजी आपने यूज की है। हकीकत है जी। छोटी मुझसे जो छोटी बहन है उसने माशाल्लाह लाहौर कॉलेज के अंदर MA इंग्लिश के अंदर 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। हाई फर्स्ट डिवीजन, बहुत आला जी।
अब वो पढ़ाने के लिए जैसे ही उसकी प्रिंसिपल ने कहा कि आप इधर ही पढ़ाना शुरू कर दो, वो पढ़ाने जाती, मैं शाम के वक्त जब उसने आना कपड़े टांगे हुए उसके इस्त्री करवाने जा रहा हूँ, अब्बू के कपड़े इस्त्री करवाने जा रहा हूँ। हालत ये हो गई कि मुझे ये फील होने लग गया कि मेरा अपना साया जो है वो मुझे पसंद नहीं कर रहा है। मैं किसी को सलाम करता हूँ तो दूसरी साइड पे मुंह कर लिया जाता है ताकि इस लूजर को का सलाम का भी ना जवाब देना सही होगा जी। अच्छा, ये हालात चल रहे हैं। इतने में एक दिन एक दोस्त आता है मेरा, वो मुझे कहता है यार बिलाल वो MA डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का ऐड आया है अच्छा जी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो आई थॉट कि आपको क्योंकि फौज में जाने का बड़ा शौक था तो आपके लिए इंटरेस्टिंग। तो मैं कहता हूँ यार इंटरेस्ट तो है, लेकिन जो मेरे हालात जा रहे हैं आपको पता है कि मेरी क्या इस वक्त सिचुएशन है। यानी कि 8 साल मैंने अपने वालिद साहब को लूटा है और इस तरह की बदमाशी दिखाई है, कोई दुश्मन के साथ भी वैसी बदमाशी नहीं दिखाता। सही तो खैर बड़ी हिम्मत करके पहले अपनी बहन से बात की, उसने कहा अबू से बात कर लो, मैं सिफारिश कर लूंगा। मैं कहा अच्छा चलो, अबू से उसने बात की, मैं अबू के पास गया, अबू ने कहा बिलाल तुम MA करना चाहते हो? मैं कहा जी करना चाहता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ट्यूशन पढ़ा के इसके फीस भी खुद अरेंज कर दूंगा। यार तेरा बाप जिंदा है यार, अगर तू करना चाहता है तो सुबह ये पैसे पकड़, क्या जाके एडमिशन ले, लेकिन इस दफा मुझे शर्मिंदा ना होने दें। ओ अल्लाह जी। सर मैं उधर गया, क्या बात है, इंटरव्यू दिया, एहसास का सफर शुरू हो गया, यानी अवेकनिंग बहुत आला जी। वत इज्जो मंतशा वत जिल्लो मंतशा, मेरे रब ने मुझे इतना नवाजा। थोड़ा सा जब मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, जिंदगी के अंदर असल चीज जो होती है ना जी वो आपकी सिमत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। मसला अगर आपकी गाड़ी खराब है, गाड़ी चल नहीं रही, अगर आप उसे साइडों से धक्का लगाएंगे तो गाड़ी उलट सकती है, चल नहीं सकती है। बिल्कुल बजा। अगर दुरुस्त सिम्मत से चलाएं, आप उसे धक्का लगाएंगे वो चलेगी, प्रोग्रेस करेगी। बजा। मेरे साथ जो 2003 तक का मसला था वो ये था कि मैं उल्टी सिमत पे लगाता गया। सही जी। फिर अल्लाह ताला ने जब मुझे तोड़ दिया, मैं इस ग्राउंड लेवल पे आ गया कि मुझे अपनी जिंदगी एक बोर्ड लगने लगी, तो मेरे रब ने मुझे एक चांस दिया। अच्छा जी। उस चांस के बाद मेरे लिए जब मुझे एहसास हो गया कि बिलाल साहब बाप के सर पे तकब्बर करना और अपने आप को बदमाश समझना मर्दानगी नहीं है। सही जी। अपनी पहचान पैदा करनी है, क्योंकि बाप की निस्बत आपको एक हद तक लेके जाएगी, उस हद से आगे आपने खुद जाना है। क्या बात है, बिल्कुल तो सही। वहां से सर एक जो है डिस्कवरी रीडिस्कवरी का सफर शुरू हुआ। एक वो बंदा जिसको सलाम का कोई जवाब नहीं देता था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे रब ने जहाँ पे मुझे पहुंचा दिया है, माशाल्लाह आपकी कोई शक नहीं, मेरा रब है। और वही उसी सिचुएशन के अंदर जो है ना, उन्हीं हालात से गुजर के कुछ इदराक होना, कुछ प्रायोरिटीज जो जिंदगी की हैं वो चेंज होनी शुरू हुई, अपनी कमजोरियां नजर आनी शुरू हो गई और रब की रहमतें नजर आनी। ये बड़ा जरूरी वैसे है, मैंने देखा है, मैंने एक बड़ा शानदार जुमला सुना कि जब भी खुदा रहमत करता है आपको आपकी गलतियों का पता लगना पड़ता है। और कोई शक नहीं है कि ये इस एहसास के बगैर मैं असल में आपकी स्टोरी में इसलिए भी इंटरेस्टेड हूँ कि जब हमारी यूथ सुनती है ना प्रोग्राम, वो कहती सर कमाल हो गया, हमें जो आप रोल मॉडल्स बुलाते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं जो मंजिल के मुसाफिर हैं, क्योंकि प्रोग्राम मंजिल का मुसाफिर है, तो हमें खुशी होती है कि सर आपने उन लोगों को बुलाया जिनकी स्टोरी हमसे मिलती जुलती है। हमें सिर्फ कोई थोड़ी सी ना गाइडेंस चाहिए थी, और आपकी बातें नो डाउट आज जो सुन रहे हैं और जो आइंदा भी इसको सुनेंगे जब रिपीट होगा तो उनके लिए बड़ी शानदार गाइडेंस होगी। सर आप क्या समझते हैं, एहसास जब जागता है इंसान में, उसके बाद अवेकनिंग शुरू होती है, अवेकनिंग के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है गाइडेंस का, को बाजू पकड़ ले। तो आपका इस सिचुएशन में जो रहनुमाई थी, जो गाइडेंस थी, वो कैसे मुमकिन हुई, किसने? शाह साहब, कुरान पाक में खुदा फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। यानी कि हमारा ख्याल दिमाग में बाद में पैदा होता है, खुदा तक पहले पहुंच जाता है। एक जो समझ में चीज आई, यार खुदा तो तेरी शारक से भी ज्यादा करीब है, लेकिन तू तो खुदा से करोड़ों अरबों मील दूर बैठा हुआ है। बेसिकली उस फ्रीक्वेंसी को आपने सेट करना होता है। जब एक दफा आप इस्लाम के सबमिशन, जब आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे सबमिट कर देते हो, सही जी, कि बस तू ही तू, तेरे अलावा जो कुछ है वो हवस है, वाह, तो वो आपका खुद रहनुमा बन जाता है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, सही जी, कि रहनुमा की तलाश में चलते 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 एक सिलसिला साबरिया के बुजुर्ग, सही जी, उनकी तरफ अपनी यानी कि काविश से नहीं, यानी कि लोग कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं किसी रहनुमा को, किसी को हम ढूंढ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। सही जी। मैं समझता हूँ कि हर बंदे का नसीब जैसे लिखा जा चुका है, बचा, तो अगर तो आपकी किस्मत के अंदर कोई मर्द कामिल है, सही जी,
तो हालात और वाकयात आपको खुद ब खुद उस तक ले जाते, मुझे भी इसी तरह लिखे गए। सही जी, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मैं लिखता भी हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी। और उसका कई दफा ऐसे महसूस होता है कि ये मैं खुद नहीं लिख रहा, ठीक है, मेरे जहन में, यानी कि वो मैं लिख के खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार ये मैंने काम किया है। क्या बात है जी। ठीक है। खुदा देखें, आप उसके साथ फासले कम करें। सही जी। अगर आप उसके साथ फासले कम नहीं करेंगे, यू विल बी द सफरर। और फासले किस तरह, उससे मुझे एक बाबा मिला, घर में काम करने के लिए आया हुआ। अच्छा जी। तो मैंने पूछा, यार बाबा जी इस उम्र में काम कर रहे हो और बड़ा खुशी है। सही जी। उन्होंने कहा यार कहते सर बात ये है कि खुदा से ताल्लुक बनाए, उससे बातें किया करें, उससे लाडियां किया करें। या अल्लाह मेरे को है नहीं है। क्या बात है सर, बड़ा उसके साथ लाडियां करोगे ना, हदीस नबी भी है कि एक कदम बढ़ाओगे वो 10 कदम बढ़ाएगा, चलते हुए जाओगे वो भागता बजाएगा। भाई बंदे, माँ बाप की एक छोटी सी मिसाल है, वो बशर हैं, हालांकि पैदा उन्होंने नहीं किया है, पैदा करने वाला वो है। सही बात है। ठीक है। आप माँ को पुकारते हो ना, भागी भी आती है, तो खुदा को पुकारोगे, क्या खुदा भागा हुआ नहीं आएगा? नो डाउट। बस निस्बत उसके साथ जो ताल्लुक है वो पैदा करो। क्या बात है, बात करो उससे। बहुत आला। बिलाल साहब एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद सामीन हम बिलाल साहब से थोड़े से प्रोफेशनल सवाल करेंगे। जी वेलकम बैक सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ और आवाज़ है FM 98.6 की। हमारे साथ गेस्ट हैं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब जो उनसे हैं वो ब्रेक से पहले भी, ब्रेक में भी और अब भी, उन्हें सर आंखों पे वेलकम सर, आपको अगेन वेलकम। बड़ा हमें मज़ा आ रहा है गुफ्तगू का। और आज जो हम गुफ्तगू कर रहे थे वो रूहानियत से शुरू की थी, लेकिन बिलाल साहब की जो प्रोफेशनल सारी मसरूफियात हैं वो प्रोड्यूसर के तौर पे हैं ARY के साथ। तो सर मीडिया के लोग भी सुनते हैं हमारे इस प्रोग्राम को और बिलखसूस यूथ सुनती है और बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स कॉम में BS या MS कर रहे हैं और वो समझते हैं कि जैसे ही हमने अपनी डिग्री खत्म करनी है साथ ही हमने एंकर बन जाना, क्योंकि एंकर दिखता है। आप क्या गाइड करेंगे कि ये जो एक मिथ बैठा हुआ है कि शायद सिर्फ सहाफत टीवी पे दिखने का नाम है, ये मिथ के हवाले से आपकी क्या राय है और आप कैसे गाइड करेंगे यूथ को? सर शाह साहब, बात ये है कि मीडिया अपने अरूज पे पहुंचा, अब हालत ये है कि इतने लोग पढ़ के निकल रहे हैं। पढ़ के निकलने के अलावा वैसे एक में आजकल जिस तरह दुनिया के अंदर आबादी ज्यादा हो गई है, फील्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो रही है। सही जी। जो मीडिया में आना चाहता है सबसे पहले इस चीज को याद रखे कि अच्छे चैनल में जाना है तो बेस्ट अमंग्स द बेस्ट होगे तब। अच्छा, बेस्ट अमंग्स द बेस्ट किस तरह होगा? सही जी। बेस्ट अमंग्स द बेस्ट लुक्स से नहीं बंदा होता। ठीक है, आपको पढ़ा लिखा होना, पढ़ा लिखा से मुराद ये नहीं है कि कोर्स की किताबें पढ़ लिया आपने। सही जी। वेल रेड होना चाहिए। एक जो लड़का आता है, मसलन मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया, पोजीशन ली, बाहर निकला, 1 साल मैं जॉबलेस रहा। सही जी। ठीक है, हालांकि ये 2007-6 का वो जमाना था कि नया नया मीडिया आ रहा था, 2007 में एक्सप्रेस आया और बाकी चैनल वगैरह आने शुरू हुए, लेकिन जॉब्स नहीं थी। ठीक है, एक तो क्योंकि फौजी घराने से ताल्लुक था, वाले साहब फौज में थे, कुछ जान पहचान नहीं थी। लेकिन एक ये जो मिथ बनी हुई है जी आप सिफारिश में, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज जैसे चैनल, ARY जैसे चैनल्स, समा जैसे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको क्या पता है उसकी बुनियाद पे आपको नौकरियां मिलती हैं। सही जी। अच्छा, मेरे साथ कई लोग जो हैं, हम 3-4 लड़के थे जो रॉयल टीवी में आए, रिसर्च विंग उन्होंने बनाया था एक नया, उसके अंदर हम आए। हम में से फिल्टर होके वो आगे निकले जो बेस्ट अमंग बेस्ट थे, उस ग्रुप से निकले। फिर चैनल 5 का आगाज हो गया, खबरें ग्रुप का, उसके अंदर आई वाज द फर्स्ट रिसर्चर हु वाज हायर्ड। सही जी। अच्छा, उधर से निकला, फिर एक्सप्रेस न्यूज के अंदर, अच्छा एक और मैं मजे की बात बताऊं, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, आप मीडिया में आते हैं, प्रोडक्शन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री है आपकी, उसके बाद स्क्रिप्टिंग, कॉपी राइटिंग है आपकी, ठीक है ना। अब होता ये है कि जितने लोग इस वक्त मीडिया के अंदर आ गए हैं, आपके पास सिर्फ एक हुनर होगा तो आपकी कोई कदर नहीं है। सही जी। आपको रिसर्चर भी होना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसके साथ साथ स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए। सही जी। आपको स्क्रिप्टिंग के साथ साथ जो है आगे और जो दूसरे हैं, आपको प्रोडक्शन का भी पता होना चाहिए। आपको कोऑर्डिनेशन, गेस्ट कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही ज्यादा। और अच्छा, गेस्ट कोऑर्डिनेशन कब अच्छी होगी? लगता तो बहुत सिंपल है, अस्सलाम वालेकुम सर, बिलाल बात कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम है, आपका टाइम चाहिए,
इसके लिए आपको अपने अंदर अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा कि जितनी मीठी जबान होगी, और मीठी जबान आपकी कब होगी, जब आप अपनी रूह की सफाई करेंगे। ठीक है जी। जब आपके अंदर आपकी जबान से अंदर की चीज बाहर निकलेगी तो लोग खुद ब खुद आपके पास खिंचे हुए आएंगे। ठीक है जी। तो आपको एक फील्ड नहीं, जो मीडिया में आना चाह रहे हैं, ये बात याद रखें, एज अ रिसर्चर आपके सर्वाइवल नहीं है। आपको 2-3 चीजों के अंदर अपने आप को मनवाना पड़ेगा। क्योंकि मैं चैनल 5 के अंदर 15,000 के ऊपर मेरे हुए, आई वॉज ओनली रिसर्चर। ठीक है, मेरे पास कोई आता था स्क्रिप्ट लिखो, मैं कहता था मैं रिसर्चर हूँ भाई, स्क्रिप्ट तो नहीं मैं लिख सकता। हफीज ताहिर साहब ने खैर डंडे के जोर पे स्क्रिप्ट भी लिखवाया, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, बहुत अजीम आदमी है। अच्छा, उसके बाद जब मैं एक्सप्रेस में आया तो उन्होंने एक रिसर्चर को कहा जी आप जो है ना एसोसिएट प्रोड्यूसर होंगे। सही जी। तो मैं कहा जी मैं तो सिर्फ रिसर्च जानता हूँ। नहीं भाई जी, अब रिसर्च से आपको निकलना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन में भी मदद करनी पड़ेगी, आपको स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो एक्सप्रेस ने मुझे ट्रेन किया एक फील्ड में नहीं, बहुत सी फील्ड्स के अंदर। सही जी। जिसका फायदा मैं अब उठा रहा हूँ। तो मेरा सबको यही है कि भाई अच्छा अब रिसर्च क्या है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मीडिया के अंदर रिसर्च जिस चीज को कहा जाता है वो रिसर्च नहीं है, उसे वो दरअसल सर्च है। रिसर्च का एक सिंपल सा है, पहली बात ये कि एक रिसर्चर जो है वो बायस्ड नहीं होता। मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग एक तरफ, जब मैं रिसर्च के लिए उतरूंगा तो सबसे पहले मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसे मैं कहूंगा थीसिस। ठीक है। अब उस थीसिस का कोई एंटी थीसिस भी आया होगा। सही जी। अब मैं थीसिस के सही पॉइंट्स और एंटी थीसिस के सही पॉइंट्स को कंबाइन करके एक नई चीज सिंथेसाइज करूंगा जिसे रिसर्च कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बहुत आना चाहिए। तो हमारे मीडिया के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, मैं अभी तक जितने चैनल्स में काम किया मुझे तो हंसी आती है कि वो कहते हैं जी ये रिसर्च है। मैं उसे कहता हूँ ये रिसर्च नहीं भाई, ये गूगल सर्च है। ओ ऐसा है, गूगल ने तो जोन सा कमाल कर दिया जी। मैं कहता हूँ कि असल रिसर्चर्स जो है वो तो गूगल वालों को कहना चाहिए। विकिपीडिया हद कर दी। बिल्कुल ऐसे ही। सही जी। तो सर ये मतलब जो यूथ है इसको क्या गाइड किया जाए कि क्या चीजें जहन में रखें ताकि कल को मार्केट में आए। चले प्रोडक्शन की मार्केट में ही आते हैं, तो एक अच्छा प्रोड्यूसर जोन्स है उसके अगर 1, 2, 3, 4, 5 हम कोई मेन पॉइंट्स या इंग्रेडिएंट्स बना लें, कंपोनेंट बना लें जिसकी बुनियाद पे वो अच्छी प्रोडक्शन कर सकता है और किसी भी प्रोडक्शन हाउस में वो फिट आ सकता है, तो वो 5 नुक्ते कौन से होंगे? मेरे उस्ताद सैयद मसूद रिजवी, जिनकी वजह से जिन्होंने मुझे धक्का देके प्रोडक्शन की साइड पे लेके आए, तो वो उनसे मैंने पूछा, लेक्चर्स लेता था, पीछे पड़ जाता था, सर बताएं क्या प्रोफेशन क्या आए हुए अभी कुछ 6-7 महीने हुए थे। सही सर जी। तो मसूद रिजवी साहब ने मुझे कहा कि बिलाल अगर आप एक प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, सही जी, तो सबसे पहले जो है ना आप कैमरामैन बनो। सही, जब आपको कैमरे का पता होगा, सही, जब आपको चीजों का पता होगा कैमरे के यूजेस क्या और उसे क्या क्या मिरेकल्स दिखाए जा सकते हैं, सही जी, उसके बाद आप एनएलई के पास बैठो, एनएलई बनो, नॉन लीनियर एडिटर जो है, सही जी, उसके बाद टाइम लगाओ, सही, जब आपको उस चीज के ऊपर अबूर हो जाता है, सही, तो उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग की तरफ आओ, सही, और स्क्रिप्टिंग के बाद जो है ना बेसिकली जो आप एक प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूसर होता है, काम तो सही कर रहा होता है, एक कैमरामैन कर रहा होता है, एक एडिटर कर रहा होता है, बेसिकली प्रोड्यूसर प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट एस्थेटिक्स, सही जी, आपका जितना प्यारा माइंड होगा उतनी प्यारी चीज आप स्क्रीन पे दिखाओगे, बिल्कुल सही, और उस चीज के ऊपर जो है ना आपकी कीमत बढ़ेगी और लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी कामयाबी और बिल्कुल सही जी। तो मैं भी यही कहूंगा जो मेरे उस्ताद ने कहा कि भाई अगर आप आना चाहते हो, एक अच्छे प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, सही जी, भागो मत, चीजें सीखो, और चीजें सीखने का तरीका ये नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि यार बात ये है कि जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं मैं समझता हूँ ज्यादा काबिल इज्जत है। कैमरामैन के पास बैठो, आज जी से बैठो, उसे कहो साज जी तुसी सिखाना है, सही, सीखो उससे, एनएलई के पास बैठो, सही, ऑर्डर देना, एक एपी आता है, एक दिन उसे हुआ है और दूसरे दिन जो है वो एनएलई के ऊपर जो है रोप झाड़ना शुरू कर देता है, दिस इज ऑल रॉन्ग, यानी कि आई डोंट एग्री, सही जी, लर्निंग के लिए तो बैरियर बन गया। एग्जैक्टली, प्रोडक्शन जो है ना एक जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसमें आपने मैनेज करना है हर बंदे को, बिल्कुल, जितनी आपकी टीम आपसे खुश होगी, जितना आप उनको इज्जत दोगे, उतना बेहतर वो प्रोडक्ट आपके लिए निकालोगे, क्योंकि एट द एंड क्रेडिट आपको ही जाना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये शाह साहब मैं कहूँगा। अच्छा सर, खान साहब ये एक और शेड आ जाता है कि मीडिया जोन्स है वो आपने कहा बाइस्ड हो जाता है बाज़ औक़ात, ये मीडिया के बाद सेक्शंस या एंकर्स जोन से, ये है तो बड़ा अजीब सा सवाल, लेकिन मैं इसलिए पूछना चाहूँगा कि कईयों का सवाल ये है, ये जब भी ऐसा होता है तो आप क्या समझते हैं कि उस मीडिया हाउस की या फिर उस एंकर की हवा भी ख़राब हो जाती है,
लोग डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं? बात ये कि शाह साहब, एक मैं बड़ी फ्रैंक बात करता हूँ, मीडिया के अंदर काम कर रहा हूँ, मीडिया का स्टूडेंट भी हूँ। बात ये कि अवाम, बहुत से चैनल्स खुल गए हैं। सही जी। अब ऐसा नहीं है कि अवाम किसी की चोरी ना पकड़ सके। सही जी। ठीक है, आप चैनल लगाते हैं, बंदा बोल रहा होता है, आप फौरन कह देते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ बायसनेस आ रही है। सही जी। ठीक है। नंबर 2, प्रोपेगेंडा के अंदर हमने पढ़ा था, प्रोपेगेंडा इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है ना। सही जी। अब फैक्ट्स को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। सही जी। मीडिया का काम जो है, सही जी, उसका काम इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है। सही जी। अगर एक एंकर है, उसके सामने कुछ एक वाकया हुआ है, उसको चाहिए कि 2-3 जो है उसके एंगल्स जो है, जैसे फाद हुसैन साहब के साथ मैंने काम किया। सही जी। तो फाद हुसैन साहब गो के इतना बड़ा नाम नहीं बन सके एंकरिंग के अंदर, लेकिन उस बंदे की ब्यूटी ये थी कि वो कहते थे कि यार 3 से 4 एंगल जो है हर स्टोरी के अंदर होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप एक बात कर रहे हो, मुख्तलिफ एनालिस्टों से आप उस पर फीडबैक ले रहे हो, एक चीज आप अवाम के सामने रख रहे हो, अब अवाम खुद अक्लमंद है। सही जी। ठीक है। अगर तो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स अपनी मर्जी से करने लग जाते हो, तो उसका ये होता है कि अवाम के अंदर खुद एक कितना शऊर है कि वो असेस कर जाती है। अब इतने चैनल, यानी कि मैं कहता हूँ वो 5, एक मेरे उस्ताद उन्होंने कहा 5 न्यूज चैनल है अमेरिका के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर आप देखें 40 चैनल हो गए। आप एक ही खबर की आपको 15 वर्जन जो है ना 15 चैनलों पे मिल जाते हैं। वर्जन बड़ा जबरदस्त लफ्ज़, वाकई सही बात है। उसके टेस्ट और शेड्स जो उनसे हैं वो जुदा जुदा आने लग पड़ते हैं। सर एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं दोबारा, और ब्रेक से वापस आके जो उनसे एक आपकी जिंदगी का नया पहलू, नए स्टाइल से नई लर्निंग्स, और स्पेशली सुनने वालों के लिए बहुत कुछ जोन सा है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और आज हमारे जो बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं बिलाल खान साहब। खान साहब, अब जो जिस तरफ हम जाने लगे ना, जिस गली की तरफ, ये कह लीजिए कि मेरी ज़िंदगी और मेरी डिस्कशन और मेरे कंसेप्ट में इस गली ने मुझे बड़ा कुछ सिखाया। रूहानियत की जो गली है, आप बता रहे थे, टूटना और उसके बाद बिखरना, और उस बिखरने के बाद सिमटना, सिमटने के बाद रास्ता मिल जाना। आप क्या समझते हैं रूहानियत है क्या? सर, अ जर्नी ऑफ रीडिस्कवरी। रीडिस्कवरी। देखिए, जिस्म जो है उस पर जवाल है। सही जी। रूह अमर रबी से है। सही जी। ठीक है। अब हदीस नबी के मुताबिक जुंडों की सूरत में थी बजा। ठीक है। उसके बाद हम दुनिया के अंदर जो है जिस्म के साथ नाता बना बजा। तो बेसिकली तो अपने आप को आप डिस्कवर कर रहे हैं ना कि आप खालिक की पहचान। ठीक है। क्योंकि हम सब क्या है, हम तो कुछ भी नहीं, हम मखलूक हैं। सही जी। ठीक है। असल चीज है खालिक की पहचान। जब आपको खालिक की पहचान हो जाती है, तो बेसिक रूहानियत का जो मैं समझ सकूं, मैं आपको मैं बड़ा अनऑर्थोडॉक्स किस्म का जो है, मैंने अपने आप से चीजें जो है ना खुद अल्लाह ताला की रहमत से सीखने की कोशिश की है। मार खाई है, मार खाने के बाद कई चीजों का पता चला है, जहाँ पे ये पता चला कि भाई असल लर्निंग भी यही है, जो मार खाने के बाद सीखना ना, असल सीखना भी वही है, कोई शक नहीं। सब मिशन वो जो है सिलसिला है नक्शबंदिया का, जो वो नारा है, सिर्फ अल्लाह बाकी हवस। क्या बात है, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। सर, आप क्या समझते हैं कि एक जो रूहानी इंसान है उसको मखलूक खुदा की खिदमत की तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या उसको जंगल में निकल जाना चाहिए, सिर्फ इबादत ही काफ़ी है, या फिर मखलूक भी किसी? सर, मखलूक देखें, अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो पसंद है खिदमत। आप देख लेना कि खिदमत के बगैर अगर तो दीन जो है असल कुरान और सुन्नत है। ठीक है ना। जो चीज़ कुरान और सुन्नत से डिफरेंट जा रही, मेरा अपना सोचना ये है, तो मैं तो उसको करूँगा। मसलन ना, सरकार मियाँ मीर, मुझे काफी उनसे का इश्क है। मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन हासिल होती है, और वो जो है उस मोटिवेशन से मेरे लिए आसानियां पैदा होती हैं। तो आप भी जंगलों में रहे, लेकिन एंड आपका क्या है? एंड आपका लाहौर में आते हैं और दावत व तबलीग है। वाह जी वाह। ठीक है। आपको ट्रेनिंग के लिए, सेल्फ ट्रेनिंग के लिए आइसोलेशन में तो जरूर जाना पड़ता है, लेकिन एंड आपका वही है, मखलूक के साथ। मखलूक के साथ। और मखलूक क्या है? वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने फरमाया कि रोजे क़यामत जो एक शख्स आएगा, अल्लाह ताला कहेगा मैं तेरे घर आया, तूने मुझे खाना भी नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा। सही जी। तो कहेगा यार रब्बुल इज्जत, अगर आप इस तरह आए होते, अल्लाह ताला फरमाएगा कि भाई वो मेरा फलां बंदा आया था, तूने उसके साथ क्या किया? क्या बात है। ठीक है। अब एक मैं छोटी सी बात करता हूँ कि अगर पूरी कायनात खुदा का इनकार कर दे, तो खुदा की अजमत और जलाल के अंदर
एक रत्ती बराबर, एक एटम बराबर, एक इलेक्ट्रॉन बराबर, एक प्रोटॉन बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है। नो डाउट अबाउट इट। ठीक है ना? राइट। तो खुदा की अजमत इतनी है कि जहां पे इंसान की कलेक्टिव सोच खत्म होती है, वहां से खुदा की अजमत का स्टार्ट होता है। सही जी। तो हम तो खुदा को समझ ही नहीं सकते। अब आप एक और चीज देखें कि हम जमीन पे रहते हैं, हमारा जमीन जो है हमारे अपने सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा सैयारा है। सही जी। और हमारा सोलर सिस्टम इस कक्षा के अंदर एक ना होने के बराबर छोटा सा सोलर सिस्टम है। सही जी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सोलर सिस्टम के एक छोटे से सैयारे के अंदर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, अपने अंबिया कराम को भेजा। सही जी। ठीक है। और अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जत सही और हुर्मत दी। अब शैतान ने क्या किया? शैतान ने जब अल्लाह ताला ने कहा कि आदम की तरफ सजदा कर, तो इब्लीस ने कहा कि मैं आग से बना और ये मिट्टी से बना। सही जी। तो अल्लाह ताला ने उसे मलून करार दिया। आज हम इंसानों में से जो अजमत आदम का इनकारी है, मुझे बताएं क्या वो इब्लीस से बदतर है? बल्कि मैं समझता हूँ। क्या बात है, वैसे बहुत आला सर, नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर आप ये बताइए कि रूहानियत के सफर के बाद कैसे इंसान को पता लगता है कि मैं रूहानियत के सफर पे चल पड़ा हूँ? उसकी निशानी है क्या? सर आपको अपना आप छोटा नजर आना शुरू हो जाता है जब आपको अपनी वक़्त कम होती हुई नजर आए। बेसिकली इदराक है ना जी जी। आप अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर एक चीज की दावत देता है जो हम लोगों में से बहुत कम है। उस चीज को अल्लाह ताला कहता है तुम सोचते क्यों नहीं, तुम गौर क्यों नहीं करते? ठीक है। जहाँ पे इल्म की बात आती है वहां पे गौर का कहता है, समझो, गौर करो, गौर करने वालों में से बनो। गौर क्या है? जब आप देखते हैं मसलन एक अजीब सी बात है, एक एटम के मॉडल जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने पूरी कायनात भी उसी मॉडल पे है। बिल्कुल सही। ठीक है। जब आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, आप चीजों के ऊपर मुशाहिदा करते हैं, उस पर सोचते हैं, तो आपको अपनी हैसियत जो बड़ी छोटी नजर आनी शुरू हो जाती है। राइट। फिर एक वक्त वो नजर आता है कि यार मैं हूं भी या नहीं हूँ। ओके, सही मैं क्या हूँ? सही बात, सही बात, सही बात। कुछ भी नहीं। बहुत आला जी। सर ये एहसास की दुनिया है रूहानियत सारी की सारी। बड़े लोग इसे फकत चिल्ले इबादत में अपने आप को डालने का नाम समझते हैं। आप क्या समझते हैं कि एहसास जब वो सब चीज़ों से हट जाता है इंसान और चीज़ों की बेइतनाई उसे महसूस होती है, उसे पता लगता है कि कुछ भी नहीं है, वक़्त नहीं है। वो जो जायके जिनको मैं जायके समझता रहा हूँ, वो चीज़ें जिनको मैं तरजीह अव्वल समझता रहा हूँ, वो तरजीह आखिर के काबिल भी नहीं थे, लास्ट पे भी रखने के काबिल नहीं थे। तो अल्टीमेट इंसान को वो क्या चीज़ है जो तमानत देती है, जो इत्मीनान देती है और जो सेटिस्फेक्शन देती है जब सारी दुनिया से दिल हट जाए? ये मेरे भी एहसासात है, यकीन कीजिए मैं आपके साथ हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि ऐसा हुआ लाइफ में कि पता लगा यार हर चीज़ बेमानी सी है, ये औरत कुछ भी नहीं है, ये पैसा को बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, और जिस टुकर के लिए हम खज्जल हो रहे हैं वो तो सच्ची बात है, अगर पानी का गिलास सूखी रोटी से भी काम हो सकता है। तो यही सब कुछ नहीं है जिसके लिए हम गर्क हो रहे हैं। और जो बड़े हम एसेट्स बनाना चाहते हैं तो कब्र में तो कफन के साथ जाना है और कुछ ही साथ चीज़ नहीं होनी। आप क्या समझते हैं उसके बाद इत्मीनान, सारी दुनिया की चीज़ों की वक़्त पता लगने के बाद इत्मीनान फिर क्या बनता है? सर एक आपको वाकया सुनाता हूँ। मैं एक बंदे के पास बैठा हुआ था, जी। तो एक मजजूब आया उसके पास, मजजूब से यानी कि आके कहता भूख लगी है, खाना मंगवा के दे। जी। उसने बस अपने एक मुलाजिम से कहा कि जाओ खाना ला के दो। जी। खाना उसने लिया और कमरे से बाहर निकल गया। जी। यार ये किधर खाना इसके सामने रखा, ये खाना उठा के बाहर देखो कर क्या रहा है। तो बाहर देखा कि एक भीख मांगने वाली औरत और उसकी झोली में एक बच्ची जो है ना वो लेटी हुई थी। सही जी। और ये बाबा जो है ना रोटी के टुकड़े काट काट के उन चनों के साथ लगा लगा के उसके मुंह में डालता जा रहा था। क्या बात है सर। मैं हैरान रह गया। मैं कहा यार ये कितना अजीम बंदा है कि किसी से मांग के किसी का पेट, यानी कि एक तो होता है कि अपनी भूख मिटा रहा है। नहीं नहीं, इससे यार मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ने आपको करोड़ दिया, ठीक है, और आपने उससे 10 बंदों को खाना खिला दिया, आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? और आपके पास कुछ भी नहीं और आपने किसी से मांग के किसी का पेट भर दिया। अच्छा आप जो कह रहे हैं ना, देखिए मादा, हम मादा परस्त लोग हैं, जमीन पे रह रहे हैं, 5 हवास के ऊपर हम कायम हैं, हम हर उस चीज को जिसे ये 5 हवास मुशाहिदा कर सके हम उसे मानते हैं और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। और मादे को ज़वाल है, ठीक है ना, मादे को ज़वाल है। अब मैं सोचता हूँ कि वो बंदा जो खाना खिला रहा था उसको हकीकी खुशी मिल रही थी। क्यों? क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन उस औरत का और उसके बच्चे का पेट भर के इसको मिल रही थी, वो तो एक ऐसा नशा है जो आपको किसी और चीज में नहीं मिल सकता। नो डाउट, खुदा की रजा हासिल कर रहे हैं आप। जी। ठीक है।
और आपका इसीलिए हुजूर ने फरमाया देने वाला हाथ लेने वाले से ऊंचा होता है। नो डाउट अबाउट। हम लोग सारी जिंदगी हाथ फैला के हलमन मजीद और इस पे लगे रहते हैं। सही जी, सही खुदा की कसम अल्लाह ताला ने खुशी और इत्मीनान उन लोगों की किस्मत में रखा है, सही जी, जिनको अल्लाह ताला ने वो अजमत दी और वो इज्जत दी कि उनका हाथ लोगों में बांट रहा है। क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत यही सुकून है सर, बहुत आला जी। सामीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो सेगमेंट है जिसमें हमने स्पेशली आपको बताना है कि बिलाल इफ्तिखार खान साहब की जो वेबसाइट है जिसपे उनके आर्टिकल्स और उनके ब्लॉग्स और उनके ज़बरदस्त से आइडियाज़ मैं रियली बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि सामीन सुनने वाले भी बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। साथ रहेगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक सामीन, कासिम अली शाह मंजिल का मुसाफिर, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बिलाल इफ्तिखार खान साहब हैं। खान साहब, हम बात कर रहे थे आपके ब्लॉग्स की और वेबसाइट की और ये सब चीज़ें, बड़ा एक मैं समझता हूँ कि दुनिया का हम खुशकिस्मत तरीन जो वक्त शुरू हुआ है इस हवाले से कि चीज़ें सेव हो रही हैं, उसके रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। अब थोड़ी सी मिसाल लीजिए, मुझे बड़ा हमने नाम सुना अताउल्लाह शाह बुखारी साहब का, मुझे उनकी कैसेट से नहीं मिल सकी और मैंने बड़ा सर्च किया तो बड़ा मुश्किल से मुझे एक खफीफ सी आवाज़ वाली जो सी यूट्यूब पे कहीं कोई ऑडियो या वीडियो मिल गई और मैंने सोचा कि देखो यार इतने इतने कमाल के लोग दुनिया में थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं था। ये जो बेस्ट टाइम हम गुजार रहे हैं जिसमें ब्लॉग्स की शक्ल में रिकॉर्ड भी है, वीडियोस ऑडियोस की शक्ल में रिकॉर्ड भी है, और आप माशाल्लाह www.abuabdulsamad.com, बल्कि मैं स्पेशली स्पेल करूंगा, मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले जो उनसे हैं वो इससे मुस्तफीद हों, www.abudulsamadzd.com, और इस पे आपके जो उनसे हैं वो आर्टिकल्स जो उनसे मौजूद हैं रूहानियत के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से और दीगर जो दिलचस्पियाँ इंसान की सोशल इश्यूज पे। सर, ये आइडिया कैसे आया आपको? सर, बात ये है कि एक तो अंदर जो है कि फीलिंग्स कई दफ़ा आपको बताया कि ऐसी बढ़ जाती हैं कि मैं कुछ लिख देता हूँ उसके बाद समझ नहीं आती। पहले मैं ब्लॉग स्पॉट पे था, अब जो मैंने लिखना शुरू किया स्पिरिचुअलिटी, उसके से भी ज्यादा मैंने माशरत पे लिखा है। अच्छा, क्योंकि मैंने मार खाई है। मैं चाहता हूँ मेरे बहन भाई जो मुझे पढ़ रहे हैं वो वही हरकत करने की बजाय, वो कहते हैं ना कि दोज हु फॉरगेट द हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। ठीक है ना? सो आई वांट कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, देख एक पैगाम है अगर उन तक पहुंचता है और मेरे तजर्बात से वो कुछ सीख सकते हैं तो वो सीखें। नंबर दूसरी बात ये है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फलसफों में पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर तब्दील करना है तो हमें जो एक सिंगल यूनिट है, जो कि एक फर्द है, उधर से तब्दीली का आगाज करना पड़ेगा। जब तक जहन नहीं बदलते, जब तक फर्द, अच्छा जहन बदलने के लिए कोई इंडोक्ट्रिनेशन की जरूरत नहीं, आपने खुद अपने आप को, वो एक अरबी की कहावत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हदीस नबवी है कि मन आरफ नफ्सी फकद आरफ रब्बी, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। सही जी। अगर सोसाइटी का मुशाहिदा करें ना तो हम मुनाफिकतों का शिकार हैं। मसलन मैं, अगर कोई बच्चा मुझसे ऊंची आवाज में बात करे तो वो बदतमीज, लेकिन मैं अपने से उम्र में बड़े मुलाजम को जलील कर दूं तो वो मेरा हक। सही है। तो हर चीज के अंदर हम मुनाफिकत, मेरा जो इस वेबसाइट के ऊपर जो ज्यादातर लिखा गया है, जो कुछ मैंने लिखा है उसमें बेसिकली फर्द की डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया कि बंदे को चेंज होना है। सही जी। ठीक है, अगर एक रूह चेंज हो जाए, एक बंदा चेंज हो जाए, उसका घर चेंज हो जाता है, उसके दोस्त चेंज हो जाते हैं और वो इनकलाब, तहजीब नफ्स से जो है ना वो इनकलाब आता है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा जो हमारे अंदर प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि बातें हम सब बड़ी अच्छी करते हैं। सही जी। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं करते। याद करें हुजूर के पास एक खातून आई थी, उसने कहा या रसूलुल्लाह मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। आपने फरमाया बीबी कल आई। दूसरे दिन बीबी आई, आपने बच्चे के सर पे हाथ फेरा कि बेटा गुड़ ना खाया कर। सही। औरत ने कहा या रसूलुल्लाह कल भी आप ये बात कह सकते थे। आपने फरमाया कल मैं कैसे कह देता, कल मैंने खुद गुड़ खाया हुआ। क्या बात है। तो बेसिकली अगर वो जिस तरह वो बाइबल के अंदर भी है ना कि पहला पत्थर वो मारे जो तुम में से खुद पाकीज़ा हो, तो बात ये है कि हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई। बात ये है कि जब आप खुद प्रूव कर देते हो ना कि ये कैरेक्टर क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, फिर आपको कहना नहीं पड़ता फॉलो मी, लोग आपको खुद फॉलो। नो डाउट अबाउट, एक्शन इंस्पायर करता है इन एक्शन। तो इस वक्त पाकिस्तान की भी जो सबसे बड़ी, आप देखिए हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारे बेटे पूरी दुनिया में जाके अपना नाम ऊंचा करते हैं, अपना नाम ऊंचा करते हैं, इस मुल्क का नाम ऊंचा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते, क्यों? और भाई तुम दुबई में जाके तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हो, पाकिस्तान में तुम्हें यानी कि कोई बिल आता है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करो।
तो हमें इन मुनाफिकतों से निकलना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर फख्र करना पड़ेगा, अपने आप को पहचानते हुए ये वो मुल्क है जिसको हजारों लाखों कुर्बानियां देके हमने हासिल किया। क्या अपने अबाओ अजदाद को मुंह दिखा सकोगे मरने के बाद? उन्होंने ख्वाब देखा, उन्होंने जमीन का टुकड़ा दे दिया, हमने इम्प्लीमेंट करना है। भाई अपने आप को पहचानो, सोसाइटी बनती है राइट्स एंड ड्यूटीज पे। अपने राइट्स मांगते हो, ड्यूटीज भी अदा करो। पहले ड्यूटी अदा करो, फिर राइट की बात करो, फिर देखो तुम्हारा मुल्क कहाँ पे होता है। यानी कि कोई इसमें शक नहीं है, ये वो कौम है जो जिसके लिए इम्पॉसिबल का लफ्ज ही नहीं बना है। सही बात है। हर चीज पॉसिबल है, सिर्फ अपने आप को पहचानना है, अपने आप को, अपनी ताकतों को, अपनी जो खसूसियात है उन्हें पहचानना है, काम करो, अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेके आओ। तुम्हें पाकिस्तान से ज्यादा प्यारा मुल्क ही कोई नहीं नजर आएगा। नो डाउट अबाउट। खान साहब आपके माशाल्लाह सारे अपने रियली एक सिंथेसाइज नॉलेज जो उनसा होता है और वो आपका नॉलेज है। आपके मुताबिक इनकलाब की तारीफ क्या है? इनकलाब की तारीफ, रेवोल्यूशन, क्योंकि असल में ना ये कह लें ये आज की जो टर्मिनोलॉजीज इनकलाब की हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी यहाँ इसमें कोई तब्दीली आ जाए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो। बड़े लोग जिस तरह का इनकलाब समझ रहे हैं उस तरह का इनकलाब शायद होता नहीं है, या शायद हमें नहीं पता ऐसा ही होता होगा। इनकलाब मतलब बेसिकली दुनिया की हिस्ट्री में इनकलाब का कंसेप्ट यूनिट से है या पूरी कलेक्टिव सोसाइटी से? सर इनकलाब की मैं मिसाल देता हूँ, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम। पता चला कि बहन और बहनोई जो हैं वो इस्लाम ला चुके हैं, सही जी, गुस्से में निकलते हैं, सही जी, ठीक है, उन्हें जाके पूछगछ शुरू करते हैं, या जा रहे, सॉरी, हजूर के ऊपर नौजबिल्ला तलवार उठा के जा रहे होते हैं। कोई कहता है कि भाई तुम्हारे तो बहन और बहनोई जो है वो मुसलमान हो गए हैं, उधर जाते हैं, कुरान सुनते हैं, एकदम तब्दीली आती है ज़हन। और तब्दीली ऐसी आती है कि हाथ में तलवार है और जाके दरवाजा खटखटाते हैं, वो कहते हैं कि उमर है और हाथ में तलवार है, सही। तो हजरत हमजा कहते हैं आने दो, अगर किसी गलत नियत से आए हैं, सही, तो इसी तलवार से इनको जो है यानी कि, और वहां पे इस्लाम ले आते हैं। इनकलाब क्या होता है? जहन तब्दील, पर्सनैलिटी तब्दील, क्या उसके बाद वही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। सही जी। अब इनकलाब देखे ना, चेंज अपने अंदर लेके आए। इनकलाब ऐसा आता है कि सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी बात करते हैं जो इस दुनिया की तारीख में कभी किसी ने नहीं किया। आप फरमाते हैं कि अगर दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं जवाब दूंगा। क्या बात। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकलाब के साथ पहले चेंज आई, सही, जहन की हालत बदली, सही, ईमान के अंदर पुख्तगी आई कि मैं जिस चीज पे आ गया हूँ, जो तब्दीली आई है वो सच्ची और हकीकी तब्दीली है। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। अभी मैंने बात की कि राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर भाई माशरा बनता है। आप राइट्स तो मांगते हो, ड्यूटीज नहीं देते। हालांकि असल चीज आपके राइट्स तब ओरिजिनेट करते हैं जब आप अपनी ड्यूटीज पूरे कर रहे हो। क्योंकि स्टेट किसे कहते हैं? रियासत कहते हैं पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, ठीक है जी। तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, भाई पहले आप अपने अंदर, मैं बड़ी बड़ी बातें करूं और मेरे घर के अंदर जो है वो चल रहा, मेरी जो स्वीपर्स है मेरे घर, बर्तन धोने वाली अम्मा जो है वो 103 बुखार में आके बर्तन धो रही हो, सही जी, ठीक है, सही जी, और मैं मुल्क की बेहतरी के लिए बातें कर रहा हूँ तो मैं जुल्म कर रहा हूँ भाई। पहले इनकलाब यूनिट पे है, एक बंदे पे है, एक यूनिट पे है, एक सेल पे कैंसर शुरू होता है, पूरा जिस्म कैंसर ज्यादा हो जाता है। एक सेल मजबूत हो तो वो बाहर से आने वाली बीमारियों को भी फाइट करता है और उसको रोकता है। तो मेरे ख्याल में तो तब्दीली है। क्या बात है सर। सर ये अगर इनकलाब को भी एक तरफ रखें तो आपके ख्याल में यूनिट में तब्दीली, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मेरे से रहा नहीं जाता कि मैं सवाल वो करूं जो रिफॉर्मिंग के हों, और मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे जरूर पूछूं कि हम इस सोसाइटी को इसमें कलेक्टिव चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं। हम चाहते हैं, हर एक का दिल करता है, सच्ची बात बताऊं तो जो इनकलाब लाना चाह रहे हैं उनकी बातें सच्ची हैं, शायद ये तो हम मानते हैं, शायद तरीकाकार पे एतराज हो या कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारी हर एक की अपनी राय है, लेकिन आपके ख्याल में कहाँ से शुरुआत की जाए? या आप मिसाल ले लीजिए कि मैं टीचर हूं, आप मुझे गाइड कर रहे हैं, मैं क्या करूं तो इस सिस्टम के लोग, इस माशरे के लोग तब्दील होना शुरू हो जाएं, ताकि मेरे बेटे मोहसिन और हादी को, आपके बेटे अब्दुल समद को आने वाला वक्त अच्छा मिले। हम चाहते हैं सर अपना हक अदा करें, जो आपके फराइज हैं वो अदा करें। सिंपल सी बात है, अपने फराइज अदा करें। हजरत अली से किसी ने पूछा कि जुल्म की तारीफ किया है, सही जी, तो आपने फरमाया चीजों का अपने मकाम पे ना होना जुल्म है, सही जी, ठीक है जी। इससे प्यारी क्या होगी? और अल्लाह ताला जालिमों के साथ नहीं, कुरान पाक में बार बार फरमाया है, सही जी, हर चीज को अपने मकाम पे रखें, सही जी, सिर्फ अपनी जात से निकलें, सही जी, और अपनी जात से निकल के इस चीज का इदराक करें कि आपके अलावा भी
मखलूकात हैं और जो आपकी ज़रूरियात, जो आपके जज्बात हैं, उसी तरह उनके भी हैं। लोगों को उनका हक दें, अपने घर से शुरू हो। हम तो वो लोग हैं जी, हम अपने घर के अंदर जालिम हैं। अपने घर में बैठे हुए हैं तो एक बच्चे के साथ कुछ और आपका बिहेवियर है, दूसरे बच्चे के साथ किसी और किस्म का बिहेवियर है। ठीक है, जो आपके डिपेंडेंट है उनके साथ आपका किसी और किस्म का बिहेवियर है। और यानी कि आप अजीब किस्म की हम एक वो कॉन्फ्लिक्ट्स का वो जो है ना मिक्सचर है। सर ये बड़ा मसला नहीं आया वैसे, मैं इस बात की तायीद कीजिएगा या इसको रिफ्यूज कीजिएगा, हमने तरबियत को नजरअंदाज कर दिया। हम सिर्फ तालीम याफ्ता कौम बनाना चाहते हैं। हमारे मिनिस्टर से लेके नीचे तक किसी को ये खबर नहीं है कि डिग्री देने से कोई तब्दीली नहीं आने वाली, और डिग्रियों के अंबार हैं। आप पढ़े लिखे बंदे का जब इंटरव्यू लेते हैं, बात करते हैं, मामला करके देखते हैं, उसमें शख्सी काबिलियत वो होती नहीं है। ऐसा है नहीं वैसे सर, प्रायोरिटीज है ना, प्रायोरिटीज हमारी, क्योंकि जुल्म हमारा जो है एक इंडिविजुअल से लेके माइक्रो से मैक्रो लेवल तक हम चीजों को अपने मकाम पे रखने के जो है रवादार नहीं है। ठीक है, अब टीचर जो आता है, मसलन जब हम अब मुशर्रफ साहब के जमाने में ये टीचरों की जो है पैसे बढ़े, जी, वरना आपको पता है जब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता था वो टीचर बन जाता था। बिल्कुल सही, सोसाइटी में तरजीह आखिर पे सबसे। आज वो कल मैं एक वो फेसबुक पे एक वो मैं देख रहा था जिसमें चौकीदार भी उतने 8,000 कुछ पैसे ले रहा है और एक स्कूल टीचर भी उतने पैसे ले रहा है। सही जी, ठीक है। तो जहाँ पे स्कूल टीचर आप क्या समझते हैं कि जो लूजर है, जो खुद बेचारा कुछ नहीं कर सका, वो बच्चों को तालीम देगा या उनसे बदला लेगा? पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट, वेल पेड, वेल रिस्पेक्टेड जो प्रोफेशन है वो टीचर है। और आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि मैं प्रोड्यूसर दोबारा बनने के लिए तैयार हूँ, टीचर बनने के लिए तैयार हूँ। पैथेटिक है, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यकीन कीजिए वक्त का पता नहीं लगा और मुझे बड़ा मजा आया, सुनने वालों को मजा आया। जब ये रिपीट होगा मंडे को 3 बजे, मैं यकीन से कह सकता हूँ जो लोग सुनेंगे वो भी इंजॉय करेंगे। जब इंटरनेट पे आएगा ये रिकॉर्ड में चला जाएगा, और रिकॉर्ड में मैं समझता हूँ ऐसी चीजें जरूर रहनी चाहिए जो यूथ को और आने वाले वक्त में जो हमारे बच्चे हैं, हम असल में सारा कुछ सच बताऊं ना तो आज आपके साथ मिलके ये कहने को दिल कर रहा है कि हम ये जो छोटे छोटे चिराग जला रहे हैं बातों से, ये आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब वो बैठें तो वो कहें हाँ जी, दुनिया पे कभी कासिम अली शाह, कभी बिलाल खान साहब आए थे और वो अपना थोड़ा सा हक अदा करके चले गए। सर आप सलामत रहें, आपका अगेन बहुत शुक्रिया जी। सामीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मंजिल का मुसाफिर था, कासिम अली शाह के साथ था, इतने मजे के गेस्ट हमारे साथ, और अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ जी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।